इसमें हमने सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में पढ़ना है। सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस हमने ऑलरेडी यूज भी की हैं स्टोक्स फर्स्ट प्रॉब्लम में जी बिल्कुल। और ब्लाशियस प्रॉब्लम में, ब्लाशियस फ्लो में। सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में वहाँ पे हमने कुछ इंफॉर्मेशन तो आपको दी, लेकिन कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन भी चाहिए। जब भी हम सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस या सिमिलैरिटी सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो हमारे जहन में जो सवालात आते हैं वो इस तरह के होते हैं कि भाई ये सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस कहाँ से आई हैं। फिर हमने ये भी देखा होता है कि हमने जितने भी प्रॉब्लम्स पढ़े हैं वो सब के सब तो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस उनमें नहीं यूज़ की होती। तो इस खास जो प्रॉब्लम में यूज़ कर रहे होते हैं तो इस खास प्रॉब्लम में क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसका भी जवाब चाहिए। फिर ये कि ये सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस कहाँ से आई हैं, कैसे बनती हैं, और अगर हम कोई प्रॉब्लम कंसीडर कर लें अपने तौर पे तो उसके लिए हमें सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस अगर चाहिए हो तो वो कैसे आएंगी, और हमें कैसे पता चले कि इसका सोल्यूशन सिमिलैरिटी सोल्यूशन मुमकिन है या नहीं है। तो इस तरह के सारे सवालात जो हैं या इसी किस्म के और भी हमारे जहन में आते हैं और आने चाहिए। दिस इज नेचुरल। तो यहाँ पे मैंने सोच विचार करके इन तमाम क्वेश्चंस को इन दो क्वेश्चंस की सूरत में लिखा है कि अगर हमें इन दो क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएं तो तकरीबन हमारी जो इसके बारे में वहम और अनक्लैरिटी होती है वो क्लियर हो जाती है। पहला सवाल ये है कि हाउ द सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस आर फॉर्म। ये बुनियादी और ट्रिवियल सवाल है कि भाई ये कहाँ से आई है, भी कैसे बनी, हमें कैसे पता चला ये इस तरह होनी चाहिए। यानी दैट इज फॉर अ गिवन प्रॉब्लम हाउ वन कैन डिसाइड अबाउट अ सिमिलैरिटी सॉल्यूशन एंड हाउ वन कैन फाइंड द corresponding similarity transformations। तो हम कहना ये चाहते हैं, यानी कहाँ से आई का मतलब कि भाई कैसे पता चल गया इस प्रॉब्लम के लिए सिमिलैरिटी सॉल्यूशन मुमकिन है, और उसकी फिर सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस फिर कैसे आ गई, कहाँ से आ गई, ये सवाल है हमारा। तो इसका अगर जवाब मिल जाए। और दूसरा सवाल ये है कि व्हाट इज मेंट बाय अ सिमिलैरिटी सॉल्यूशन और बाय अ सेल्फ सिमिलर सॉल्यूशन। सिमिलैरिटी सॉल्यूशन हो या सेल्फ सिमिलर सॉल्यूशन हो, एक ही बात है। सिमिलैरिटी सॉल्यूशन को सेल्फ सिमिलर सॉल्यूशन भी कहते हैं, सेल्फ सिमिलर सॉल्यूशन को सिमिलैरिटी सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो ये एक ही चीज के दो मुतबादल नाम। तो इसका मतलब क्या है, इसकी फिजिक्स क्या है। इसके साथ मैं हम इन सवालों के जवाब तलाश करते हैं विद द एड ऑफ एग्जांपल, जो हमने एग्जांपल की है, खास तौर पे स्टोक्स फर्स्ट प्रॉब्लम वो वाला। तो क्वेश्चन वन का आंसर देने के लिए ये जो आंसर्स लिखे हैं, मुख्तलिफ फॉर्म में क्वेश्चंस लिखे हैं, सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे बनती हैं, क्या कोई कैसे डिसाइड कर सकता है सिमिलैरिटी सॉल्यूशन के बारे में, और करस्पॉन्डिंगली सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। इन सारे सवालों का जवाब एक ही काम करने से निकल आएगा। तो मैं साथ एक्सप्लेन करता रहता हूँ, करता जाऊंगा आपके पास। तो वी हैव कंसिडर्ड अ एग्जांपल, एन एग्जांपल which is the Stokes first प्रॉब्लम। ये स्टोक्स फर्स्ट प्रॉब्लम की गवर्निंग इक्वेशन है। दिस इज इनिशियल कंडीशन
एंड दीज आर दी बाउंड्री कंडीशंस। यहाँ पे ये गलती से जीरो लिखा है, दिस इज इंफिनिटी। ये जीरो पे कंडीशन कि बॉल इज मूविंग एंड फार अवे फ्रॉम द फ्लूइड प्लेट, फ्लूइड इज एट रेस्ट, ये इंफिनिटी। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है। आपने देखा था कि जब हमने इसको स्टोक्स फर्स्ट प्रॉब्लम को पढ़ा था, तो हमने इस सिस्टम को, ये जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद ऑक्सिलरी डाटा, इसको हमने एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर लिया था, और उसके लिए हमें बाउंड्री कंडीशंस भी हमने बना दी। तो यानी हमने ओरिजिनल प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म कर दिया था टू एन अदर सिंपल प्रॉब्लम। जब हम ये काम करते हैं, आपको मालूम है कि ये जो सिस्टम है 22 से लेके 25 तक, ये सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, बस कोई इक्वेशन नहीं है जो कि इसको जो मर्जी करते रहें। देयर इज अ फिजिक्स बिहाइंड जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम इस सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर देंगे किसी और शक्ल में, तो एक बुनियादी सवाल है कि वो जो ट्रांसफॉर्म सिस्टम होगा, क्या वो भी उसी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है? तो जवाब इसका जो भी हो, यस या नो में, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट बुनियादी यही है कि हमारा प्रॉब्लम तो ये नहीं है कि ये मैथमेटिक्स का, हमारा प्रॉब्लम तो ये था व्हाट इज स्टोक्स फर्स्ट प्रॉब्लम, हम उसकी बात करें, वो इससे रिप्रेजेंट हो रहा है। आप इसको ए बी सी में लिखें, अलिफ बे में लिखें, कोई और लैंग्वेज में लिख दें, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? ये सिस्टम जो है दिस शुड रिप्रेजेंट द फ्लो, और बाय प्रिजर्विंग ऑल द फिजिक्स ऑफ दैट फ्लो, हमारी रिक्वायरमेंट है। तो लिहाजा जब हम इस सिस्टम को किसी और सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो हमारी बुनियादी रिक्वायरमेंट तो यही है कि ठीक है करते रहें, लेकिन हमारी फिजिक्स प्रिजर्व्ड रहनी चाहिए। जो फिजिक्स ऑफ द प्रॉब्लम थी वो वैसी की वैसी रहनी चाहिए, चाहे इसको सॉल्व करें तो वो वही निकले, अगर उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करें जो ट्रांसफॉर्म्ड है, तो फिजिक्स वही हासिल होनी चाहिए। तो हमारी बुनियादी रिक्वायरमेंट यही है। और जब भी हम इस तरह से एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में, किसी सिंपल सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो मैथमेटिक्स यही कहता है कि फिर आप कर ही नहीं सकते जब तक आप उसकी फिजिक्स को प्रिजर्व ना रख सकें। तो लिहाजा जब भी हम मैथमेटिकली किसी प्रॉब्लम को, किसी इक्वेशंस को, कोई सिस्टम को दूसरे सिंप्लीफाइड सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो ये अंडरस्टूड बात है कि जब हमने ये कर दिया तो इट मीन्स द फिजिक्स इज प्रिजर्व्ड। तो लिहाजा जब हमने ये किया था, जब स्टोक्स प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म किया था, तो ये इसके अंदर ये कंडीशन या रिक्वायरमेंट पूरी हो रही थी कि भाई आपकी फिजिक्स बिल्कुल नहीं चेंज होगी। जो फिजिक्स ये प्रॉब्लम रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लो की, वो भी करेगा। इसमें 1% या इससे भी कम चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसको देखें, हमारी बुनियादी चीज तो वही है ना, प्रॉब्लम की फिजिक्स। तो ये जो प्रिजर्वेशन ऑफ द फिजिक्स ऑफ प्रॉब्लम है, इसको कहते हैं कि ये प्रिजर्व रहती है, चाहे आप इसको इस सिस्टम में लिखें या दूसरे फॉर्म में लिखें। तो हम कहते हैं कि आवर सिस्टम इज इनवेरिएंट। तो ओरिजिनल सिस्टम ये था रिप्रेजेंट करने वाला। जब हम इसको आगे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो हम ये कहते हैं कि दिस सिस्टम इज इनवेरिएंट अंडर सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशंस, कि वो ये सिस्टम अलाउ कर रहा है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसकी शक्ल बदल दी जाए, क्योंकि ये उनके अंडर अनचेंज्ड रहता है फिजिकली। जो इसकी असल हकीकत है वो नहीं तब्दील होती। तो जो हम सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस निकालते हैं, दे आर नॉट द एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशंस जिनके अंदर ये इनवेरिएंट रहता है, वो तो इसकी शक्ल चेंज कर देती है। ये किसी और चीज के अंदर इनवेरिएंट रहता है, वो ट्रांसफॉर्मेशंस की हम अभी बात करते हैं।
सबसे पहली बात आप ये देख लें कि इसमें y और t ने मर्ज होके एक नया वेरिएबल बना दिया ईटा। अब ये हर प्रॉब्लम में ऐसा नहीं हो सकता, ये इस प्रॉब्लम की नेचर ऐसी है। देखें, टाइम और y का इम्पैक्ट या कॉन्ट्रीब्यूशन ईटा से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये हमेशा हर प्रॉब्लम में मुमकिन नहीं होता। तो ये खास प्रॉब्लम है। खास प्रॉब्लम क्या, इसकी नेचर ऐसी है, यानी इसमें टाइम और स्पेस वेरिएबल इस तरह से एक्ट कर रहे हैं कि उनको साइमल्टेनियसली एक ही चीज से प्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि ये दोनों वेरिएबल जो हैं इनको एक स्ट्रेच किया जा सकता है एक दूसरे के बराबर लाने के लिए, रफली स्पीकिंग। कि हम कहते हैं ना सर जी सर ये स्क्रीन पास हुई है, आप मेरे ख्याल में अगले पेज पे हैं। आपको कौन सी इक्वेशन नजर आ रही है? सर ये 222 से 225। मैं यहीं पे हूँ। वो सर आप ईटा की बात कर रहे थे ना, तो वो यहाँ पे नहीं था सर। ईटा की इसलिए बात कर रहा हूँ कि यू हैव स्टडीड द स्टोक्स फर्स्ट प्रॉब्लम, पढ़ा हुआ है। जी सर। मैं यही कह रहा हूँ कि उसमें आप जब y और t को मर्ज कर लेते हैं, तो बगैर यहाँ पे शो किए मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो इट मीन्स कि हम ये एक दूसरे के कहीं बराबर पैरेलल चल रहे हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं कि वेरिएबल्स को एक दूसरे के बराबर लाने के लिए हमने इनको स्ट्रेच कर दिया है। ये एक रफ सा आइडिया आपको दे रहा हूँ, बहरहाल ये आपके लेवल से थोड़ा ऊपर है, और यानी इसका एक पूरा बैकग्राउंड होता है तभी हम बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि गैप ना रहे, आपको पता हो कि बीच में भी कुछ है, जस्ट फॉर मेंशनिंग। तो इन वेरिएबल्स के लिए यानी स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशंस, scaling of suitable scaling of this transformation is allowed in this system। जब ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है सिमिलरिटी वेरिएबल्स में, तो इसका मतलब है यहाँ पे सुटेबल स्केलिंग ऑफ द इन्वॉल्व वेरिएबल्स इज पॉसिबल। हम एक स्केलिंग इंट्रोड्यूस करते हैं, टाइम y और u यही वेरिएबल्स हमारे पास, इनके लिए t बार एक नया स्केल्ड वेरिएबल आ गया which is scaled by t, scaled form of t, or t is scaled by a constant scale factor k with its exponent alpha 1। तो k कांस्टेंट स्केल फैक्टर है जिससे इन तमाम चीजों को रीस्केल कर दिया हमने, के टी, के वाई, के यू। लेकिन k कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसकी पावर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 सब में मुख्तलिफ। तो ये अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 ही हमने फाइंड करने हैं कि ये कितने कितने होने चाहिए, कि इसको ज्यादा स्ट्रेच किया जाए, इसको कम किया जाए, इनको एक दूसरे के पैरेलल में ले आए, ताकि वहां पे हमारे पास सॉल्यूशन यानी एक वेरिएबल में रिप्रेजेंट हो जाए। तो ये इन जनरल इसको कहते हैं अ ग्रुप ऑफ स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशंस। ये ग्रुप बनाता है, इसकी पूरी थ्योरी है पीछे। ओरिजिनल वेरिएबल्स टी, वाई और यू हैं, नए वेरिएबल्स टी बार, वाई बार और यू बार। तो ओरिजिनल सिस्टम को बार वेरिएबल्स में ले जाते हैं। तो पार्शियल यू बाय पार्शियल टी है, तो यहाँ पे यू को यू बार में ले आए और टी के डेरिवेटिव को टी बार में, पार्शियल बाय पार्शियल टी बार, पार्शियल टी बार बाय पार्शियल टी, चेन रूल लगा। तो पार्शियल यू बार बाय पार्शियल टी बार, और साथ ये चीज आ गई। इसी तरह से वाई के डेरिवेटिव्स को भी कर दिया। तो इक्वेशन हमारी ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल्स में, न्यू वेरिएबल्स में ट्रांसफॉर्म होकर ये आ गई। पार्शियल यू बाय पार्शियल टी वही टर्म है, न्यू भी था इस इक्वेशन में, और ये टर्म भी इक्वेशन में मौजूद है। इजाफा क्या हुआ, ये के पावर दिस और के पावर दिस। इनिशियल कंडीशंस में अगर देखें तो कोई इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि ये के नॉन जीरो है। के पावर माइनस अल्फा 3 इसको इधर जीरो से डिवाइड कर सकते हैं, यू बार इक्वल टू जीरो, और इधर ये भी डिवाइड हो जाए टी बार इक्वल टू जीरो। तो ये टू इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन बार में आ गई।
बाउंड्री कंडीशंस देखें, यहाँ पे एक बात है, के मौजूद है, ये के पावर अल्फा 3 है माइनस अल्फा 3, और यहाँ पे कांस्टेंट था यू, इसके साथ के पावर 0 यहाँ पे ये के इधर डिवाइड हो जाएगा y बार इक्वल टू 0, ये के डिवाइड हो जाएगा इधर u बार इक्वल टू 0, y बार इक्वल टू यहाँ पे इंफिनिटी है। तो बहुत सारी चीजें वैसी की वैसी हैं, सिर्फ ये इक्वेशन और ये बाउंड्री कंडीशन इनमें के अपीयर हो रहा है। हम ये कहते हैं कि अब ये इक्वेशन और ये बाउंड्री कंडीशन भी ओरिजिनल फॉर्म में आ सकती हैं अगर ये के वाली चीजें कट जाए यहाँ से। जैसे यहाँ पे अगर हम कहें कि अल्फा 3, यानी के यहाँ से तब कट सकता है जब दोनों तरफ के की पावर सेम हो, यानी अल्फा 3 0 हो जाए तो यहाँ से के खत्म हो जाएगा। और इसी तरह से अल्फा 1 माइनस अल्फा 3 इक्वल टू 2 अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 आ जाए। ये एक्सपोनेंट्स अगर सेम हो तो ये कट सकता है। तो ये कंडीशंस हैं, ये हमने लिखा अल्फा 1 माइनस अल्फा 3 इक्वल टू दिस और अल्फा 3 इक्वल टू 0। अगर ये चीज हो तो ये जो सिस्टम है स्ट्रेच्ड वेरिएबल्स में, रीस्केल्ड वेरिएबल में, ये वही रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा। जो हमारा ओरिजिनल सिस्टम था ये वही है। तो दिस विल रिमेन इनवेरिएंट इफ दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये कंडीशंस हमें कुछ बताएंगे। अल्फा 3 0 आ गया, अल्फा 3 को इधर रखें तो अल्फा 2 भी निकल आएगा। अब यहाँ पे हमने ये रेशियोज बनाई हैं, अल्फा 1 से डिवाइड कर दिया, अल्फा 1 इज नॉन जीरो हियर, तो अल्फा 3 ओवर अल्फा 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे अल्फा 3 0 हो गया तो अल्फा 2 इक्वल टू 1 बाई, अल्फा 2 ओवर अल्फा 1 हो गया 1 बाई 2 आ गया। अल्फा 1 से डिवाइड किया यहाँ पे पूरी इक्वेशन को हर जगह पे, तो ये 1, अल्फा 3 माइनस अल्फा 3 ओवर अल्फा 1 0, अल्फा 2 ओवर अल्फा 1 और ये भी 0, तो अल्फा 2 ओवर अल्फा 1 इक्वल टू 1 बाई 2। तो ये दो रेशियोज मिल गई हमें। ये कंडीशंस ऑफ इनवेरिएंस हैं कि सिस्टम इनवेरिएंट रहेगा अगर ये चीज हो। ये हमने रेशियोज इसलिए बनाई हैं कि हम न्यू वेरिएबल्स बनाने के लिए हमें ये रेशियोज चाहिए होती है। अब ये सिस्टम है हमारा, यहाँ तक बात खत्म हो गई इनवेरिएंस की। अब सिस्टम इनवेरिएंट है, स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन स्केलर, तो अब ये है कि हम न्यू वेरिएबल बना सकते हैं। अगर ये चीज सोल्यूशन कुछ ना दे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर ये इनवेरिएंस की कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, यहाँ पे कुछ ना निकले, फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब यहाँ पे हमारे पास कोई कंडीशंस आ गई हैं, इन्हीं के तहत हम नए वेरिएबल्स बनाएंगे। तो हमारे पास ओरिजिनल वेरिएबल है y और t, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इसमें जो है t वेरिएबल जो है वो वीक वेरिएबल है और y वेरिएबल स्ट्रॉन्ग है। क्यों? कि आपको पता है अभी से पहले हमने जितने बहुत सारे प्रॉब्लम किए हैं वो सारे स्टडी प्रॉब्लम थे और उनमें y इन्वॉल्व था। जब अनस्टडी लिया तो टी आ गया। तो वैसे भी जब ये अनस्टडी प्रॉब्लम रहते हैं, जैसे ये हमने स्टोक्स फर्स्ट प्रॉब्लम लिया, इसमें हमने यही कहा कि आफ्टर सर्टेन टाइम द स्टेडी स्टेट विल बी रीच्ड। तो वो जो स्टेडी स्टेट होगी उसके बाद टाइम का कंट्रीब्यूशन खत्म, उसके बाद फ्लो एक जैसा ही रहेगा। टाइम के साथ जो वेरिएशंस आती हैं फ्लो में वो इन द स्टार्ट ऑफ द सिचुएशन आती है, जब हमने फ्लो स्टार्ट किया होता है, जब फ्लो डिवेलप हो रहा होता है तो उसमें हर लम्हे चेंजेस आ रही होती हैं। लेकिन जब वो डिवेलप हो चुका है फिर वो टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज नहीं होता। तो और वाई के ऊपर हमेशा डिपेंड करता है। तो लिहाजा इसमें टाइम जो है टोटल अगर हम देखें पूरा एक दिन उस एक्सपेरिमेंट को करें तो हो सकता है उसमें पहला 1 घंटा जो है टाइम पे डिपेंड किया, बाकी नहीं किया। तो पूरे उस सिनारियो में टाइम के वेरिएबल की इंपॉर्टेंस सिर्फ पहले घंटे में रही, अदरवाइज वाई ही इंपॉर्टेंट था। तो इसी तरह यहाँ पे है, तो टाइम वेरिएबल वाई के रिस्पेक्ट से लेस इंपॉर्टेंट है, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम t को एलिमिनेट करना चाहते हैं और y को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं इन अ न्यू वेरिएबल। तो जिस वेरिएबल को हमने एलिमिनेट करना होता है उसका जो स्केलिंग एक्सपोनेंट होता है ये अल्फा 1, इसको हम नॉन जीरो रख के डिवाइड कर देते हैं, हमें रेशो चाहिए होती है। तो न्यू वेरिएबल एक्चुअली ऐसे बनता है, t ने एलिमिनेट होना है तो t हर जगह पे डिवाइड होगा, y को ट्रांसफॉर्म कर दिया ईटा में और t इसके नीचे डिवाइड होगा और यहाँ पे रेशो आएगी, स्केलिंग एक्सपोनेंट्स की रेशो। ऊपर
y का स्केलिंग एक्सपोनेंट और नीचे t का अल्फा 2 ओवर अल्फा 1 विच इज 1/2। तो y ओवर t 1/2 y ओवर t अंडर रूट हाफ है। अब u जो है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा न्यू वेरिएबल में विच इज फंक्शन ऑफ ईटा ओनली। तो u यहाँ भी t डिवाइड होगा और यहाँ पे जो रेशियो आएगी स्केलिंग एक्सपोनेंट ऑफ u ओवर स्केलिंग एक्सपोनेंट ऑफ t अल्फा 3 ओवर अल्फा 1। तो अल्फा 3 ओवर अल्फा 1 0 है तो u ओवर t ओवर 0 तो u सिंपली f में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो हमारे पास न्यू वेरिएबल आ गए f और ईटा इज इक्वल टू वाई ओवर टी अंडर रूट। तो अब हम ओरिजिनल हमारा जो प्रॉब्लम था उसको इन न्यू वेरिएबल्स में लेके जाते हैं। इन वेरिएबल्स को हम कहते हैं सिमिलैरिटी वेरिएबल्स। सिस्टम हमारा किन ट्रांसफॉर्मेशंस के अंडर इनवेरिएंट है? स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। ये स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन ही मुमकिन बनाती है, ये अल्फा 1 अल्फा 2 ही मुमकिन बनाते हैं नए वेरिएबल निकालने में। तो जब ये यूज करके हम न्यू वेरिएबल्स में सिस्टम को लाते हैं तो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है। न्यू f डबल डैश प्लस 1/2 ईटा f डैश इक्वल टू 0। इनिशियल कंडीशन आ गई f इक्वल टू 0 एट ईटा इक्वल टू इंफिनिटी और f इक्वल टू u एट ईटा इक्वल टू 0 f इक्वल टू 0 एट ईटा इक्वल टू इंफिनिटी। ये बाउंड्री कंडीशंस आ गई ट्रांसफॉर्म होके और हम देखते हैं कि ये इनिशियल कंडीशन और वन ऑफ द बाउंड्री कंडीशंस आर द सेम। तो यहाँ पे हमें क्राइटेरियन भी मिल रहा है। क्यों? क्या देखें हमारे पास सेकंड ऑर्डर ओडीई बनी है, हमें दो बाउंड्री कंडीशन चाहिए, ये इनिशियल कंडीशन हमारे पास एक्स्ट्रा आ रही तो ये इनके साथ मैच कर गई है। एक्चुअली हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, हमने इसको रखना है। तो क्या है कि हमारा सिस्टम सिमिलैरिटी सॉल्यूशन तब मुमकिन होगा जब इनिशियल कंडीशन एंड वन ऑफ द बाउंड्री कंडीशंस आर एग्जैक्टली द सेम। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन में हमारे पास इन्फिनिटी पे भी फ्लूइड की मोशन होती और ये नॉन जीरो होता और ये जीरो होता तो ये कभी भी इसके साथ ना मिलती तो हमारे पास तीन कंडीशंस होती और सेकंड ऑर्डर इक्वेशन होती है, ये जो सॉल्व भी नहीं हो सकती लेकिन हम उसको सॉल्व करने की तरफ जाते भी नहीं, हम यहीं पे डिसाइड कर देते कि सिमिलैरिटी सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल क्योंकि इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन मर्ज नहीं हुई। वेरिएबल अगर मर्ज हुए हैं तो फिर इनको भी मर्ज होना है, अगर ये नहीं हुई मर्ज तो फिर बेशक इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो गई है लेकिन अगर ये कंडीशंस वायलेट करती हैं तो यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देंगे कि सिमिलैरिटी सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे हमारा हम जैसे हम कह रहे हैं ना कि हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो फिर उसके बारे में हम क्या कहें, उसके बारे में हम यही कहें कि फुल्ली जो है एक दो बातें हैं, एक तो फुल्ली जो है ना सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो जाए न्यू वेरिएबल्स में और दूसरी कंडीशन अनस्टेडी फ्लोज में कि इनिशियल कंडीशन और वन ऑफ द बाउंड्री कंडीशंस शुड कोलिज टू मेक अ सिंगल कंडीशन। अगर ये नहीं होता, इनमें से कोई एक चीज भी वायोलेट होती है तो हम कहें कि सिमिलैरिटी सॉल्यूशन नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारा कोई वेरिएबल जैसे वलाशियस फ्लो था उसमें एक्स अगर यहाँ पे आ जाता कहीं पे भी या वाई आ जाता तो फिर हम कहेंगे कि हमारा सिमिलैरिटी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं। तो क्राइटेरियन ये हुआ कि फुली जब हम ये काम करें तो सिस्टम फुली ट्रांसफॉर्म्ड हो जाना चाहिए और ऑक्सिलरी डाटा को अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो फिर हम कह दें कि सिमिलैरिटी सॉल्यूशन नहीं है। तो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे फाइंड करनी है उसका तरीकाकार ये हमने बता दिया कि जितने भी इन्वॉल्व वेरिएबल्स हैं उनकी स्केलिंग लें, सिस्टम में पुट करें, कंडीशन ऑफ इनवेरिएंस लगाएं तो उसकी वजह से आपके पास स्केलिंग एक्सपोनेंट्स में इक्वेशंस आ जाएंगी। यहाँ पे डिसाइड करें कौन सा वेरिएबल लीव करेगा कौन सा रहेगा, लीविंग वेरिएबल का स्केलिंग एक्सपोनेंट डिवाइड करें और इस सिस्टम को सॉल्व करके रेशियोज की वैल्यू निकाल दें, न्यू वेरिएबल्स बनाएं इस तरह से और उसकी फॉर्म में सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर लें। तो हमें उन सारी चीजों के जवाब यहाँ पे मिल गए हैं। अब आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे न्यू आया हुआ है तो एक्चुअली इसलिए आया हुआ है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है y ओवर अंडर रूट t दिस इज डायमेंशनल, इसकी कोई डायमेंशन है, अभी इसकी डायमेंशन खत्म नहीं हुई इसलिए वहां पे चीजें आ रही है। u f बन गया है तो f की भी डायमेंशन वेलोसिटी की है, ये ईटा और f अभी डायमेंशनलेस नहीं है, हमें इनको नॉन डायमेंशनलाइज करना है अगर तो फिर हम निकाल सकते हैं। अब कैसे करें उसका तरीका है, हम ये कहते हैं कि u तो रेफरेंस वेलोसिटी हमें पता है तो f को तो u से नॉन डायमेंशनलाइज कर दें, f बार इंट्रोड्यूस करें f ओवर u, ये डायमेंशनलेस हो गया। ईटा का हमें नहीं पता
हम कहते हैं ईटा के साथ कोई कांस्टेंट ए मल्टीप्लाई कर दें विच इज अननोन, लेकिन हम ये कहते हैं दिस इज टू बी डिटरमिन्ड एंड दिस हैव suitable dimension so that a into eta is dimensionless। तो ईटा बार एक नया वेरिएबल बना दिया ए ईटा, जो कि डायमेंशनलेस है, और ये अभी हम निकाल लेंगे। तो ईटा बार और एफ बार में इस सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दें। क्या है, डी एफ बाई डी ईटा है तो उसको डी एफ बार बाई डी ईटा बार में ले दें। डी टू एफ बाई डी ईटा 2 है तो इसको डी टू एफ बार बाई डी ईटा बार 2 ले दें। साथ कुछ आ जाता है, इक्वेशन में पुट करें तो वी गेट दिस। ये इक्वेशन जो है, अब आप देखें इसमें न्यू वगैरह ये सारी डायमेंशन, एफ बार ईटा बार डायमेंशनलेस है, ये सारी टर्म डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है। इसकी अभी हमें नहीं पता है, बहरहाल इसमें कोई डायमेंशन हो सकती है। अगर हम चाहते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनलेस हो तो हम क्या करना चाहिए, हम ये कहते हैं कि इसकी डायमेंशन 1 होनी चाहिए और ये चीज यहाँ से खत्म हो जाए, न्यू वगैरह अपीयर भी ना हो। तो न्यू ए स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाए। ये 1 अगर हम इसको रखें तो a इज डिटरमिन्ड एज 1 ओवर न्यू अंडर रूट, तो a फिर 1 ओवर न्यू अंडर रूट आ जाता है। तो इक्वेशन हमारी ये बन गई, बाउंड्री कंडीशंस ये आ गई। और अब ईटा बार में हमने जो a इंटू ईटा था उसमें न्यू पुट कर दिया, यहाँ पे a 1 ओवर अंडर रूट न्यू पुट किया तो इसके साथ t के साथ ही चला गया, y ओवर न्यू टी अंडर रूट हो गया। तो अब ये बिल्कुल वही वेरिएबल है, वहां पे 2 भी था जब स्टोक्स प्रॉब्लम पड़ा था, y ओवर 2 न्यू टी अंडर रूट था, तो उसकी भी बात करते हैं। लेकिन अब ये डायमेंशनलेस हो गया, ईटा बार इज डायमेंशनलेस। अब यहाँ पे अगर हम 2 भी लाना चाहते हैं, उसी प्रॉब्लम को रिकवर करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि इसके नीचे 2 भी आ जाए, तो दोनों तरफ 2 डिवाइड कर दें तो ये वही बन जाएगा, तो ईटा बार ओवर 2 हो जाएगा। तो इसको हम नया ईटा कह देते हैं, ईटा डबल बार, ईटा डबल बार इक्वल टू ईटा बार ओवर 2 विच इज लाइक दिस। तो एफ बार वही रहेगा, वो तो ठीक हो गया, उसमें और कोई चेंज नहीं चाहिए। तो हम डेरिवेटिव्स को ईटा डबल बार में लेते हैं जो ईटा बार में डेरिवेटिव थे, तो हमारी इक्वेशन सिंपलीफाई होकर ये आ जाती है। ये कैलकुलेशन आपके सामने की हुई है, ये आप कीजिएगा। तो इक्वेशन टेक्स द फॉर्म दिस व्हिच इज कैन आल्सो बी रिटन एज एफ डबल डैश प्लस 2 ईटा एफ डैश इक्वल टू 0, boundary condition f equal to 0 at eta equal to 0, f equal to 1 at eta equal to 0, and f is 0 at eta equal to infinity. So this is the Stokes dimensionless form of Stokes first problem, बिल्कुल वही जो हमने वहां पे की थी, और ये सिमिलैरिटी वेरिएबल उसने यूज किए थे। तो ये डायमेंशनलेस फॉर्म में उसने ये यूज किए थे। तो 2 का साथ आना जरूरी नहीं, 2 यहाँ पे अगर 2 आएगा तो यहाँ पे वेरिएबल ये जो कोएफिशिएंट है कुछ और हो जाएगा, अगर यहाँ से हटाएंगे तो ये मॉडिफाई हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। इसका प्रॉब्लम के साथ सेल्फ सिमिलैरिटी के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सेल्फ सिमिलैरिटी सिर्फ इस फॉर्मेशन से आई है, y ओवर न्यू y ओवर अंडर रूट t, ये सिमिलैरिटी वेरिएबल है। बाकी सारा काम नॉन डायमेंशनलाइजेशन से ताल्लुक रखता है या थोड़ा मैथमेटिक्स उसका रिफाइन करने में। तो सिमिलैरिटी वेरिएबल एक्चुअली ये जो कि ड्यू टू द स्केलिंग वेरिएबल्स, स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशंस निकला है। तो ये तो आपको सवाल का जवाब मिल गया, पहले सवाल का जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि भी क्या मतलब है सिमिलैरिटी सॉल्यूशन का। सिमिलैरिटी सॉल्यूशन का मतलब समझने के लिए हम ये भी कहते हैं, तो इसका इस सवाल का मतलब है कि सिमिलैरिटी सॉल्यूशन से मुराद क्या है हमारी, क्योंकि हमने ओरिजिनल वेरिएबल्स को ईटा में ले गए हैं। अब आप ओरिजिनल वेरिएबल्स के बारे में सोचें और सॉल्यूशन को सामने रखें जो आपने स्टोक्स फर्स्ट प्रॉब्लम में पढ़ा था कि भाई हमने तो स्टोक्स फर्स्ट प्रॉब्लम में सॉल्यूशन निकाला ड्यू टू ईटा, और हमने उसकी वेरिएशन भी बता दी। मैं जरा वो फाइल खोल लेता हूँ जिसमें हमने स्टोक्स फर्स्ट प्रॉब्लम भी पढ़ा।
पढ़ा था ताकि वो जरा सामने आ जाए। फर्स्ट प्रॉब्लम, और इसमें यू नो हमने कहा था कि ये वेलोसिटी की वेरिएशन है, डायमेंशनलेस वेलोसिटी यू बार अगेंस्ट ईटा, ईटा इक्वल टू 0 पे प्लेट है, तो हम कहते हैं एट द प्लेट वेलोसिटी इज मैक्सिमम, और फार अवे फ्रॉम द प्लेट वेलोसिटी बिकम्स 0। और प्लेट के ऊपर इस तरह हमने स्कीमेटिकली बनाया कि क्लोज टू द प्लेट वेलोसिटी तेज है और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वेलोसिटी स्लो हो रही है। तो अब बात यह है कि हमारे पास तो प्रॉब्लम में वेरिएबल मौजूद थे y और t, तो t का क्या बना, इस चीज का जवाब नहीं आया। आपको उस वक्त पूछना चाहिए था, आपने भी नहीं पूछा कि भाई t पे डिपेंडेंस किधर गई। हम अनस्टेडी फ्लो कह रहे हैं, तो टाइम पे डिपेंडेंस तो हमें नहीं नजर आई, वेयर इज इट। तो वो यहाँ पे इसलिए नहीं है कि टाइम में सेल्फ सिमिलरिटी मौजूद है, ठीक है। तो अब आप ये कहेंगे कि व्हाट इज सेल्फ सिमिलरिटी, वही हम यहाँ पे बताना चाहते हैं। व्हाट इज द सिमिलरिटी सॉल्यूशन और व्हाट इज सेल्फ सिमिलरिटी। आपको मालूम है कि हमने ईटा ये चूज किया था, सिमिलरिटी वेरिएबल्स में ये यूज किया था, ईटा इक्वल y ओवर 2 न्यू टी अंडर रूट, और ईटा आपका वेरिएबल ये है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कोई ईटा की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रही है, सपोज ये यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है, 0 to 4 वेरी कर रही है वेलोसिटी, उससे ऊपर वही है 0। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कोई वैल्यू लेता हूँ 0.1, 0.5, 0.8, 1, 1.5, 2, कुछ भी वैल्यू ले लेता हूँ। ये जरा चेक करें, हम कहते हैं कि कोई हम ईटा की वैल्यू कोई पुट कर देते, ईटा स्टार कोई खास वैल्यू बीच में से 1 पुट कर दी, 2 पुट कर दी, 2.5, 1.5, कुछ भी। तो यहाँ से हम y निकालें इस इक्वेशन से, तो y इज इक्वल टू 2 न्यू टी अंडर रूट इनटू ईटा। तो इसमें ईटा स्टार पुट कर दें जो हमने निकाला, तो ये ईटा स्टार तो कोई कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दी। अब टाइम मौजूद है, ये y स्टार ईटा की इस खास वैल्यू के लिए हमने कहा y स्टार निकल आता है यहाँ से। अब y स्टार की बेशुमार वैल्यू निकल, y आपको पता है x कोऑर्डिनेट अलोंग द प्लेट था, y नॉर्मल, तो y स्टार y एक्सिस के ऊपर निकलेगा। तो जब हम इसमें टाइम की वैल्यू पुट करते हैं, कोई टाइम इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो ये 2 न्यू अंडर रूट ईटा स्टार आ जाता है। मिसाल के तौर पे ये वैल्यू है, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। जब टाइम पे कुछ और वैल्यू डालते हैं 2, तो ये थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है और बढ़ जाता है, तो ये यहाँ पे आ गई, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। टाइम 3 डाला तो ये यहाँ पे इसके ऊपर एक पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास सीरीज ऑफ पॉइंट्स निकलती है, सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स, जिसमें टाइम 1 पे जो पॉइंट है वो टाइम 2 से लेस है, 2 वाला 3 से लेस है, एंड सो ऑन। तो ईटा की इस खास वैल्यू के लिए, ईटा की इस खास वैल्यू के लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या था। आप यहाँ से देखें, हम कहें ईटा स्टार यहाँ पे है, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमें यू बार की वैल्यू मिल जाएगी एक ही, ठीक है, यू बार की वैल्यू मिल जाएगी। ईटा स्टार यहाँ पे है तो यू बार की वैल्यू मिल जाएगी। तो ईटा स्टार हमने एक ही वैल्यू डाली है ईटा की, तो इसके करस्पॉन्डिंग यू बार की भी एक ही वैल्यू होगी। अब वाई बार की कितनी वैल्यूज निकल रही हैं, काफी ज्यादा। तो ये क्या, और किस किस टाइम पे, मुख्तलिफ टाइम्स पे। तो ये क्या बता रहा है कि जो ईटा स्टार पे हमें यू बार निकलेगा वो इन तमाम वाई स्टार्स पे सेम होगा, वो वही है। दीज आर वेरिंग विद टाइम। तो इस तरह के हमारे पास इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर सॉल्यूशन इज सेम। यहाँ वाला सॉल्यूशन यहाँ पे सेम है, यहाँ वाला सॉल्यूशन इसके बराबर है, यहाँ वाला सॉल्यूशन पीछे वाले के बराबर है। तो जो यहाँ पे सॉल्यूशन था वही यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो क्या है, सिमिलर टू इटसेल्फ। इन तमाम पॉइंट्स पे जो सॉल्यूशन है सिमिलर टू इटसेल्फ, इसलिए इसको कहते हैं कि सॉल्यूशन इज सेल्फ सिमिलर, अपने जैसा। फर्दर आप देखें, अभी आगे चलते हैं, ये डिटेल यहाँ पे लिखी है हमने। वाई की दोबारा हम ये लिखते हैं कि ईटा की फॉर्मेशन ये थी, एंड यू नो
हमने हमेशा जब भी नॉन डायमेंशनलाइजेशन की बात की हमने कहा वेरिएबल जो है वो स्पेस वेरिएबल करस्पॉन्डिंगली किसी अप्रोप्रिएट रेफरेंस लेंथ से नॉन डायमेंशनलाइज होगा। तो दिस इज सम अप्रोप्रिएट रेफरेंस लेंथ न्यू टी अंडर रूट, तो विच इज व्हाट, दिस इज द बाउंड्री लेयर थिकनेस ऑफ दिस प्रॉब्लम, कि जहां तक डिस्टरबेंस पेनिट्रेट कर रही है अबव द प्लेट, ये वो हाइट है, तो वाई को उससे नॉन डायमेंशनलाइज किया है। और ये हाइट जो है दिस इज वेरिंग विद टाइम, तो असकुली तौर पे इसको वेरी करना भी चाहिए। इसकी वेरिएशन इन टाइम क्या है, ये लिखा हमने वाई ओवर डेल्टा है, एक्चुअली डेल्टा जो है वो ये है, डेल्टा की वेरिएशन इन टाइम ये है कि जो ये अंडररूट टाइप का ग्राफ होता है इसकी वेरिएशन स्मॉल वैल्यूज के लिए ज्यादा होती है और लार्ज वैल्यूज पे इसकी वेरिएशन कम हो जाती है। तो यहाँ पे इसमें वेरिएशन ज्यादा है, स्मॉल टाइम में बाउंड्री लेयर थिकनेस में वेरिएशन ज्यादा है, तो टाइम का कंट्रीब्यूशन एक्चुअली बाउंड्री लेयर थिकनेस में है, डेल्टा में है। वो अब कैसे, यहाँ पे फर्दर हम देखते हैं। आपको पता है इस प्रॉब्लम में जब हमने ये आपको पढ़ाया उस वक्त ये बताया था कि फ्लो कैसे इसमें इंस्टिगेट होगा, जब हम ये सिस्टम एब्सोल्यूट रेस्ट पे होगा तो फिर हम इस प्लेट को सडनली मूव कर देंगे विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी u, तो फिर ये मूव करती ही रहेगी उस वेलोसिटी से, ये नहीं कि बस छोड़ दिया, वो उससे मूव करती रहेगी। तो जैसे ही ये प्लेट मूव करेगी ये अपने साथ वाली लेयर को मूव कराएगी। तो उस वक्त मिसाल के तौर पे 1 सेकंड गुजर चुका, तो 1 सेकंड बाद जो डिस्टर्बेंस थी वो यहाँ तक पहुंची थी, फिर ये लेयर ऊपर वाली को मूव कराएगी, ये ऊपर वाली को 5 सेकंड बाद मिसाल के तौर पे यहाँ तक डिस्टर्बेंस पहुंच गई, तो बाउंड्री लेयर थिकनेस कहाँ हो गई, यहाँ तक आ गई। अब मजीद टाइम गुजरा, ये वाली लेयर्स ऊपर वाली लेयर्स को ड्रैग करेंगी तो डिस्टर्बेंस यहाँ तक आ गई, यानी इस हाइट तक आ गई, ये सारी यहाँ तक लेयर्स मूव कर रही हैं। तो अब क्या हुआ, बाउंड्री लेयर फर्दर डेवलप हो गई, बढ़ गई विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये डिस्टर्बेंस पेनिट्रेट कर रही है इनटू द फ्लूइड और बाउंड्री लेयर थिकनेस बढ़ रही है। और हमने कहा था आफ्टर सर्टेन टाइम ये पेनिट्रेशन मजीद ऊपर जाना बंद हो जाएगी और फिर एक जगह तक रुक जाएगी और वही हमारी डोमेन होगी जिसमें फ्लो हो रहा है, और आउटसाइड दैट रीजन फ्लो विल बी एट फ्लूइड विल बी एट रेस्ट। तो ये जो मैकेनिज्म हमने उस वक्त आपको बताया था कि इनिशियली ट्रांजिशन फेज में इस तरह फ्लो डेवलप होगा, वो यहाँ पे नजर आ रहा है। तो वो हम ये कह रहे हैं टाइम t1 पे बाउंड्री लेयर थिकनेस इतनी थी, टाइम 2 पे इतनी हो गई, टाइम 3 पे मजीद बढ़ गई, टाइम 4 पे मजीद बढ़ गई। अब फ्लो, फ्लो कैसा हुआ, फ्लो तो उसी तरह क्लोज टू द प्लेट फास्ट, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं डाई आउट होकर जीरो हो जाता है एज ऑफ द बाउंड्री लेयर। जब बाउंड्री लेयर यहाँ तक पहुंच गई तो फ्लो वहां तक पहुंच गया। अब मैकेनिज्म वही है, क्लोज टू द प्लेट फास्ट और ग्रेजुअली डिक्रीजेस टू बिकम जीरो एट द एज ऑफ द बाउंड्री लेयर। जब ईटा डेल्टा मजीद बढ़ गया तो भी उसमें पैटर्न यही रहा, जब डेल्टा मजीद बढ़ गया तो भी उसमें पैटर्न यही रहा। फ्लो का पैटर्न हर जगह पे क्या है, सेम। फ्लो का पैटर्न हर जगह पे सेम है, व्हाइल द टाइम इज वेरिंग इन एवरी फिगर, हर फिगर में टाइम मुख्तलिफ है। जो फ्लो का पैटर्न यहाँ पे वही यहाँ पे, जो यहाँ पे वही यहाँ पे, जो यहाँ पे वही यहाँ पे, वही यहाँ पे वही यहाँ पे, at different times the flow pattern is the same. The flow is similar to this situation, this flow is similar to this, the flow is similar to itself, जैसा यहाँ पे वैसे वहाँ पे वैसा वहाँ पे, therefore we call flow is self similar, अपने जैसा ही है। तो ये वाली एक इसकी खासियत इस फ्लो की कि ये इसमें मैकेनिज्म ये था, इसने अलाउ किया कि हम सूटेबल स्ट्रेचिंग करके वेरिएबल्स की एक ही वेरिएबल से दो वेरिएबल्स का इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो हर प्रॉब्लम में ये नहीं होगा। तो ये है फिजिकल जवाब सेल्फ सिमिलरिटी का, कि व्हाट इज सेल्फ सिमिलरिटी, व्हाई वी कॉल दीज सॉल्यूशंस एज सेल्फ सिमिलर सॉल्यूशन या सिमिलरिटी सॉल्यूशंस। जी जनाब, अब आपकी बारी है, कोई बात पूछे। क्यों जी हम्माद तो सर खान, हम जो जी सर, तो ट्रांसफॉर्मेशन को हम सिमिलैरिटी क्यों कह रहे हैं, सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन? क्योंकि उनमें से ये उन्हीं तो में तो फ्लो है सिमिलैरिटी पिन सिमिलर हो है। जी।
सिमिलैरिटी तो उन्हीं में नजर आ रही है ना हमें, वही उस सिमिलैरिटी को कैरी करके ला रहे हैं, इसलिए उनको सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं। हमने उसी से अखज़ की है ना, तो सर डेल्टा सिर्फ वगैरह। तो सर सिर्फ डिस्टरबेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन फ्लो का पैटर्न वही है। पैटर्न वही है, बिल्कुल सही कहा। समझ आ गई सेल सिमिलैरिटी की? तो कितनी जबरदस्त बात थी जी ये, सर। और सर कितनी ये जबरदस्त बात थी ये। जी सर। मानते हैं कि नहीं? जी सर। सर डेल्टा का जो आपने ग्राफ बनाया है सर, वो कैसे बना है? अंडर रूट टी है ना, फंक्शन है ना, कैलकुलस में जो पढ़ते हैं हम फंक्शन, उसी तरह ग्राफ बना दिया। उसमें फिजिक्स कोई नहीं है, वो सिर्फ फंक्शन को डेल्टा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट टी है ना, प्लॉट कर दिया मैंने अंडर रूट टी का ग्राफ है वो। तो वहां से भी हमें वेरिएशन नजर आ गई। कैलकुलस हम ये सारे टूल इसीलिए पढ़ते हैं ना कि हम आगे एनालाइज करें चीजों को, हमें काम आए। तो उस इसमें कोई फिजिक्स का अब यानी ये नहीं है कि फ्लो को सामने रख के बनाया, वो तो मैंने उसका मैथमेटिक्स देख के ग्राफ बना दिया। तो वहां से भी हमने वही फिजिक्स अखज कर ली जो वैसे की। जी सर। और सर आपने जब वो स्टोक फर्स्ट प्रॉब्लम पढ़ा रहे थे, आपने कहा था कि इसमें रेफरेंस लेंथ कौन सी होगी, तो सर वो उसका जवाब तो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला यार, ये तो बड़ी अफसोस की बात हुई। जी सर। क्यों नहीं मिला? मिला है जवाब, बताओ को क्या है रेफरेंस लेंथ? हमाद खान ऐसे नहीं होना सर चाहिए। जो हमने बाउंड्री सर जो बाउंड्री रीजन हमने कह रहे हैं कि उसके बाद स्टेडी हो जाएगा बाउंड्री फ्लो, उसके लेयर बाद फ्लो थिकनेस। पेनिट्रेट नहीं करेगा। जी सर। जब आपने कंसेप्ट ऑफ बाउंड्री लेयर पढ़ा तो हमने कहा था ना कि वाई को बाउंड्री लेयर थिकनेस से नॉन डायमेंशनलाइज करेंगे। तो वाई की जी डायरेक्शन में सर। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या है? बाउंड्री लेयर थिकनेस। और हमारा ये जो प्रॉब्लम है इसमें बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या है? यू हैव सीन, हमने साफ तो लिखी हुई है, ये देखिए डेल्टा वाई ओवर डेल्टा, डेल्टा ये है बाउंड्री लेयर थिकनेस। वाई की डायरेक्शन में कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ये है, और इसको हमने निकाला भी है कि टी टी वन हो, टी 0.1 है तो ये इतनी है, टी 0.2 हो तो ये इतनी है, बढ़ रही है। ये बताइए, ये यहाँ तक है, ये इतनी हाइट है, ये इतनी हाइट है, इतनी हाइट है। तो डेल्टा ऑफ टी जो है दिस इज बाउंड्री लेयर थिकनेस। डेल्टा इज फंक्शन ऑफ टी, इसको डेल्टा ऑफ टी लिखते हैं। जी सर। निकला ही बाउंड्री लेयर कैरेक्टरिस्टिक लेंथ के नहीं, जी सर है ना? निकला। और और सर कोई वो बात? ऊपर स्केलिंग स्केलिंग का पूछना था सर, वो हम स्केलिंग क्यों कर रहे हैं उसमें जहाँ पे हम सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइव कर रहे हैं? तो ये मैंने आपको बताया है कि जी ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ सिमिलैरिटी है ना किसी भी प्रॉब्लम में, this is a consequence of the invariance of this system, of that system, under a group of scaling transformations of its variables and functions. तो ये जो सिमिलैरिटी है ये कॉन्सिक्वेंस है उसकी इनवेरियंस का, उस सिस्टम की इनवेरियंस का अंडर अ सुटेबल स्केलिंग ऑफ द इन्वॉल्व्ड वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। तो ये उसका कॉन्सिक्वेंस है। तो इम्पोर्टेंट बुनियादी जो चीज है वो ये है कि सिस्टम इज इनवेरिएंट अंडर अ सूटेबल स्केलिंग ऑफ द इन्वॉल्व्ड वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। तो ये सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन उसका फिर बाई प्रोडक्ट है। तो बुनियादी असल रीजन ये है कि वो इनवेरिएंट है अंडर स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो लेते नहीं है, ये तो फैक्ट है। तो ये बस इतना ही मैं आपको यहाँ पे बता सकता था। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह की, तो दीज आर कॉल्ड सिमिट्रीज। तो सिमिट्रीज ऑफ द सिस्टम। और ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसका पूरा एक कोर्स हम एमएस में पढ़ाते हैं। तो उसमें जब हम यहाँ तक पहुँचते हैं ना, तो इससे पहले भी हमें काफ़ी सारे लेक्चर दरकार होते हैं, 5 6 या 7 8 लेक्चर लगते हैं यहाँ तक पहुँचने में। तब फिर बात, तो अब वो सारी बात सामने ना हो तो मैं फिर इतना ही बता सकता हूँ। जब आप आगे आएंगे इंशाल्लाह तो फिर पढ़ाएंगे आपको। यस सर, इंशाल्लाह सर।
जी सर, और वो इंशाल्लाह। इनवेरियंस का भी पूछना था, वो जो आपने इनवेरियंस का इक्वेट मतलब है किए। कि अनचेंज। सर इनवेरियंस का इस तरह सिंपल की मतलब सर इस तरह की स्केलिंग करनी है ताकि हमारा जो फ्लो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी वैसा ही रहे। हाँ, लेकिन वो हर एक नहीं रहेगा जो सेल्फ सिमिलैरिटी एडमिट करेगा। देखें, इस प्रॉब्लम की फिजिक्स में सेल्फ सिमिलैरिटी थी ना, जिसको हमने मैथमेटिकली कैप्चर कर लिया। तो जो नहीं हो, जिसकी फिजिक्स में ये चीज नहीं होगी, तो उसका मैथमेटिक्स कहीं जाके हमें ना कर देगा। कोई ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे जहां पे हम ये कंक्लूड करेंगे कि सिमिलैरिटी वेरिएबल्स नहीं बन सकते। जी सर, वो जहाँ एक्सपोनेंट इक्वेट किए हैं सर, वहाँ से पूछना था, समझ नहीं जी आया। जी जी। तो ये पता क्या है, जब हम डिफरेंट सिचुएशंस करें ना, तो यानी अगर हम इसी को कर रहे होते तो यही हमारा कोर्स होता, तो फिर तो हम इसमें और भी एग्जांपल्स करते, ऐसी भी लेके आते जिसमें ना बनती, फिर हम देख लेते कि देखें नहीं बन रही। मैं आपको कहता हूँ कि आप जो है ना, वो जो स्ट्रोक सेकंड प्रॉब्लम है ना, उसी पे एक साथ कुछ लगा दें, फिर देखें बनती है क्या निकलता है। अच्छा मशवरा है ना। जी सर, अभी तो सर ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा। हाँ जी। सर अभी तो यही नहीं थोड़ा समझ आ रहा। मजीद काम करेंगे तो समझ आएगा ना। आप यही पैटर्न उसकी इक्वेशंस पे लगा दें, यही स्केलिंग, फिर आप देखें आपके पास निकलते हैं अल्फाज। इसी तरह बना सकते हैं आप वेरिएबल्स। पैरेलल करना है ना, तो उसमें नहीं है सिमिलैरिटी। जी सर। और जी, तो सर वो फिर रेशो हमने जो बनाई है वो कैसे बनाई है? वो रेशो जो है ना, वो भी ये जो है ना, इसको हम कहते हैं ग्रुप थ्योरेटिक मेथड या सिमिट्री मेथड्स। तो ये उन मेथड्स में ये चीजें डेवलप हुई हैं, ये काफी सारे काम के बाद ये जो हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वेरिएबल की है ना, ये जो यूं कहेंगे फार्मूला यूज कर दिया मैंने। तो ये कहाँ से आती है, तो ये तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात है। हमने तो एक फर्निश्ड चीज ली है कि बनी, ये फार्मूला है कि भाई जो है ना, ये कैसे बनती हैं। तो एक ये बुक है, आप डिस्कस फ्लोज की मेरा नाम लिखना, तो उसमें जो है ना, डिस्कस फ्लोज और उसके साथ मेरा नाम लिखना, वो एक बुक आती है, तो उसमें फोर्थ चैप्टर में ये दिया हुआ है, इसका जनरल फ्रेमवर्क भी, वो पढ़ जी लेना आप। सर। वो पढ़ और जी, जी और सर वो लास्ट लेक्चर से पूछना था बकिंघम पाई थ्योरम से। क्या पूछ रहे हैं जी, बोले। सर उसमें जो हम z की कहते हैं कि z की डायमेंशन 1 आनी चाहिए, वो क्यों कहते हैं? डायमेंशन लेस जो भी चीज होगी उसकी कोई डायमेंशन चीज चीज होना चाहिए। और जेड तो कोई चीज नहीं है, जेड हमने कहा इनमें से किसी एक को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट जेड, if z is denoted by then the dimension of z, let z denotes any of these, किसी एक को z कह रहे हैं। जैसे हम नहीं कहते होते लेट x है, कि उस पूरी में से ले लिया, तो ये z इन्हीं में से किसी एक को लिया है, तो इसकी डायमेंशन ऐसे होगी, और जब ये डायमेंशन लेस होगा तो इसकी डायमेंशन 1 होगी। कैसे होगी 1? डायमेंशन लेस होगा तो इन सब के एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? 0। हर एक की पावर 0 हो तो क्या आंसर आएगा? बोलते नहीं। जी सर 1 है। बस यही बात लिखी। और सर वो जो हम नीचे x1 1 और xi1 xi2 वेक्टर बना रहे हैं। ये जो है ना, ये तो इस सिस्टम में से निकलेगा। आपको पता है कि हमारे पास n अननोन्स है, लेकिन हमारे पास k नॉन जीरो रोज हैं। जो जीरो रोज होती हैं, ये होमोजीनियस सिस्टम है, तो इसमें जो फ्री वेरिएबल्स आएंगे उनके लिए हमारे पास इनफाइनाइट मेनी चॉइसेस होती हैं। तो आपको पता है कि हम इसकी जो है ना सोल्यूशन स्पेस की बेसिस निकाल लेते हैं।
तो हमारे पास के लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आ जाते हैं। ये तो लीनियर अलजेब्रा में आपने पढ़ा हुआ। तो इसलिए हमने कहा कि हमारे पास के सॉल्यूशंस आने हैं एक्स के, तो वो ये हैं x1 x2 x3 सॉल्यूशन वेक्टर्स के लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो सर नीचे जो हम उसको जी को फंक्शन ऑफ पाई लिखा है, अब ये हो गया कि अब नए वेरिएबल्स में आ गए हैं। पहले हमारा जो था ना u था फंक्शन ऑफ w1 वगैरह, अब हम वो f था, अब हमारा जो है ना ये चेंज हो गया। अब नया वेरिएबल डिपेंडेंट पाई आ गया और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के हो गए। तो अब जो इनकी फॉर्मेशन होगी वो एफ वाली तो नहीं होगी ना, वो उसको उस फॉर्मेशन को जी से रिप्रेजेंट कर दिया और ये है कि ये इनकी फॉर्म में लिखा जाएगा पाई। एफ तो रूल है ना, यू नो फंक्शन, मिसाल के तौर पे एक्स स्क्वायर। अब ये तो नहीं है कि यहाँ भी ये पाई स्क्वायर में ही लिखे जाएंगे, यानी वो मिसाल के तौर पे वो मिसाल के तौर पे सब का सम आ रहा था w1 प्लस w2, वो इस तरह की फॉर्मेशन थी। अब जरूरी तो नहीं कि ये भी सम की फॉर्म में आएगा, नहीं हो सकता है ये प्रोडक्ट भी कहीं आ जाए और ये नया रूल बताएंगे क्योंकि वेरिएबल्स चेंज हो गए। वो रूल कैसे नया फंक्शन निकलेगा बनेगा। उसके निकालने का तरीका बनाओ। तो वो रूल वही नहीं होगा जो एफ था, ये रूल कुछ और होगा, इसलिए इसको जी का नाम देगा। तो सर ये जो नीचे 215 इक्वेशन है 216 है, जी जी। इसमें y ऊपर हम एक्सपोनेंट y1 ले रहे हैं, नीचे x1i x2y इस तरह। देखो यार ऐसे गलत बातें ना किया करो, गलत बात है क्या आपकी। यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, देखें यू है, यू आ गया, इन सब को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, इनकी पावर पॉजिटिव रहेंगी कि नेगेटिव। पाई के साथ मल्टीप्लाई कर दें, नेगेटिव पावर्स हो जाएंगे। और पाई यस क्या सर। है, पाई क्या है, जी ऑफ दिस। देखो ये तो इसी को लिखा, मैंने तो इसीलिए इसका नाम नहीं लिया था। ये तो ट्रिवियल बात है, यहाँ से निकाला यू पाई इनटू दिस, ये सारे जाके नेगेटिव हो जाएंगे। और पाई क्या है, जी। नहीं सर, ये ऊपर वाली दो जो यहाँ से आप कहते हैं इसमें पॉजिटिव है इसमें नेगेटिव है। नहीं सर वो समझ आ गई है, ये जो ऊपर है ना पाई आई और पाई, इनमें डिफरेंस नहीं समझ आ रहा। तो ये भी बात गलत है। पाई जो है ट्रांसफॉर्म हुआ है यू, और पाई आई क्या है, न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो डब्ल्यू वगैरह से बनेंगे। जैसे हमने ईटा नहीं बनाया अभी वाई और टी से, तो अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे एक्स टी एक्स वाई होते और हम सिर्फ टी को एलिमिनेट करते, तो हमारे पास दो वेरिएबल बनते वहां पे, एक्स भी ट्रांसफॉर्म होता वाई भी ट्रांसफॉर्म होता। तो एक्स को हम पाई वन कह देते नया वेरिएबल जो बनता उसकी वजह से, और जो वाई से नया वेरिएबल बनता उसको हम पाई टू कह देते। तो ये तो नए वेरिएबल था, ये डिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्मेशन है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल या क्वांटिटीज की फॉर्मेशन है। आजम भाई आप अपना माइक बंद करें, शोर आ रहा है आपके माइक से। क्यों जी, समझे हम आज? ये डिपेंडेंट क्वांटिटीज की एक ही क्वांटिटी थी यू, वो ट्रांसफॉर्म हो गई पाई। हमारे पास जो अदर क्वांटिटीज थी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज w1 w2 wn, अब उन्होंने ट्रांसफॉर्म हो जाना, उन्होंने मदगम हो जाना है, कुछ ने खत्म हो जाना है, और के नहीं बननी है। जो के नहीं बननी है वो इस फार्मूले से बनेगी, पाई वन पाई टू पाई थ्री अप टू पाई के। तो ये उन्हीं का फंक्शन है, ये जो क्वांटिटीज हैं इसमें वो इस फार्मूले से बननी है। ये फार्मूला लिखा हुआ है। सर ये फार्मूला खुद से डिफाइन है, क्योंकि एक्सपोनेंट्स की नहीं समझ आ रही ना कि हम एक्स क्यों ले रहे हैं। एक्स ये ले रहे हैं जो जो इन वेरिएबल्स के डायमेंशन मैट्रिक्स का सॉल्यूशन है। डब्ल्यूज के डायमेंशन वेक्टर्स जमा होके इसमें बने हैं ना बी। तो यहाँ से जो के लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकले उनमें से हर एक जो x1 होगा x2 होगा x3 होगा, वो सारे के सारे ही के है ना, तो वो यहाँ पे मिल यूज होके के पाई बना देंगे।
जब i1 होगा तो यहाँ पे 1 1 यूज करेंगे, फिर 2 होगा तो 2 2 यूज करेंगे। तो यानी हमारे पास x जो वेक्टर है ये k वेक्टर है। तो y1 बनाने के लिए पहला वेक्टर इस्तेमाल करेंगे यहाँ पावर में, y2 बनाने के लिए दूसरा वेक्टर इस्तेमाल करेंगे, इसी तरह से